नमस्ते बच्चों। बाल अध्ययन विधियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था बाल अध्ययन विधियाँ क्या है और क्रमबद्ध चरित्र लेखन के बारे में। पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ा और अब पार्ट 4 में हम निरीक्षण विधि के बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने निरीक्षण विधि क्या है ये समझ लिया है। निरीक्षण विधि को किस प्रकार से विस्तार से समझा जाता है, जैसे कि नेत्रों द्वारा किया जाता है, सावधानी से, प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कहलाता है, ये सब चीज़ें हम समझ। उसके बाद हमने निरीक्षण विधि के पद पढ़े थे। उपयुक्त योजना, व्यवहार का विश्लेषण, व्यवहार को नोट करना, विश्लेषण करना, व्याख्या और सामान्यकरण। यहाँ जो बच्चों व्यवहार का विश्लेषण लिखा हुआ है, मैं आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, इसको आप व्यवहार का निरीक्षण लिखेंगे, ठीक है। और हमने पढ़ा था निरीक्षण विधि के प्रकार: सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि, व्यवस्थित अथवा नियंत्रित निरीक्षण विधि, सहभागी निरीक्षण विधि, वैज्ञानिक निरीक्षण विधि के प्रमुख तत्व जैसे कि वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, निश्चयात्मकता, क्रमबद्धता, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चों आज पढ़ेंगे निरीक्षण विधि का महत्व। हम जिस निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ रहे हैं ना बच्चों 2 क्लासेस से, तो इसका क्या महत्व है। सबसे पहला, निरीक्षण विधि का उपयोग उस समय अत्यधिक उपयोगी हो जाता है और काफी अधिक होता है जबकि किसी अध्ययनकर्ता को इस विधि के आधार पर उपकल्पनाएं बनानी हो। उपकल्पनाओं से तात्पर्य होता है जो हम सोचते हैं कि आने वाले भविष्य में कौन सा काम किस प्रकार का और कैसा होगा, या बच्चे का व्यवहार किस प्रकार का होगा। तो ये निरीक्षण विधि उस समय काफी अधिक उपयोगी हो जाती है जब किसी अध्ययनकर्ता को इस विधि के आधार पर उपकल्पनाएं बनानी हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा, इस विधि की सहायता से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना सरल होता है। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना सरल होता है। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है पारंपरिक, आप इसे पारस्परिक पढ़ें। पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना सरल है, यानी कि आपस में बच्चों का किस प्रकार से व्यवहार है और किसी परिस्थिति के साथ उनका किस प्रकार का संबंध है, तो इसको जब हमें पढ़ना हो, इसका अध्ययन करना हो, तो निरीक्षण विधि महत्वपूर्ण होती है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल विधि है। प्रयोगकर्ता, अध्ययनकर्ता, प्रयोज्य को सीधे ही निरीक्षण करता है, इसलिए यह अपेक्षाकृत सरल विधि होती है। इस विधि द्वारा प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि अध्ययनकर्ता व्यवहार का निरीक्षण विभिन्न सूक्ष्म यंत्रों और स्वयं अपनी आँखों और कानों के द्वारा करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों ये, कि क्यों कह रहे हैं हम कि इस विधि से जो परिणाम प्राप्त होंगे वो अधिक विश्वसनीय होंगे, क्योंकि इस विधि से जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं है या किसी के द्वारा कही हुई बात पर नहीं है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आँखों के द्वारा देखता है, समझता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, नोट करता है, व्यवहार का विश्लेषण करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस विधि से जो परिणाम प्राप्त होते हैं विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि स्वयं अध्ययनकर्ता उस परिस्थिति में होता है। उस परिस्थिति में स्वयं के द्वारा, अपनी आँखों के द्वारा, स्वयं के द्वारा वो प्रायोज्य को अध्ययन करता है, उसका निरीक्षण करता है, ठीक है। और ये निरीक्षण बच्चों ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आंखों द्वारा ही किया जाए, इसमें सूक्ष्म यंत्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस विधि से जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अध्ययनकर्ता व्यवहार का निरीक्षण स्वयं अपनी आंखों द्वारा देख करके, कानों द्वारा सुन करके, स्वयं के द्वारा, है ना बच्चों, और विभिन्न सूक्ष्म यंत्रों का प्रयोग करके करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नियंत्रित और वैज्ञानिक निरीक्षणों द्वारा प्राप्त परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं। बच्चों अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और अभी मैंने आपको रिवाइज भी करवाया था कि जो भी वैज्ञानिक परीक्षण होते हैं ना, तो हर परीक्षण को या हर निरीक्षण को हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। हम वैज्ञानिक निरीक्षण किसे कहते हैं? जिसमें कि वस्तुनिष्ठता हो, निश्चयात्मकता,
क्रमबद्धता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता। ये सारे ही तत्व जिसमें विद्यमान होते हैं उसको हम वैज्ञानिक निरीक्षण कहते हैं। और यदि यह निरीक्षण नियंत्रित है और वैज्ञानिक निरीक्षणों द्वारा किया जा रहा है तो निरीक्षण के जो परिणाम होंगे वो कैसे होंगे? वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्यों होंगे बच्चों? क्योंकि इस विधि का उपयोग जब हम वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, यानी कि हम किस किस को प्रयोग में लेंगे? वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, क्रमबद्धता, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, इन सभी का उपयोग करेंगे, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेंगे और फिर हम व्यवहार संबंधी जैसे कि क्या, क्यों, कब, कैसे, किस लिए आदि प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें निश्चित उत्तर प्राप्त होगा। और निश्चित उत्तर प्राप्त होगा इसीलिए हम कहते हैं कि इसके परिणाम कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जब समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक निरीक्षणों के द्वारा किया जाता है तब निरीक्षणकर्ता अपनी पूर्व धारणाओं, पक्षपातों, रुचियों आदि से मुक्त होकर निरीक्षण करता है। बच्चों, जैसे कि हमने सहभागी निरीक्षण में बात की थी, ठीक है, स्वयं सहभागी होता है, ग्रुप में शामिल हो जाता है और उन्हीं के साथ व्यवहार करते हुए, घुलते मिलते हुए उनका अध्ययन करता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों की पक्षपात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब निरीक्षण विधि वैज्ञानिक तरीके द्वारा की जा रही है, यानी कि हम ये सोचें, हम ये समझें इस बात को कि जब समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक निरीक्षणों के द्वारा किया जाता है, अभी मैंने आपको रिपीट किया था कि वैज्ञानिक निरीक्षण जो होता है उसके द्वारा परिणाम भी वस्तुनिष्ठ होते हैं, ठीक है, और उसके तत्व भी मैंने अभी आपको बताए थे। तो जब कभी भी समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक निरीक्षणों के द्वारा किया जाता है तब निरीक्षणकर्ता, यानी कि कौन सी विधि? वैज्ञानिक निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में निरीक्षणकर्ता अपनी पूर्व धारणाओं, पक्षपातों, रुचियों आदि से मुक्त होकर निरीक्षण करता है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि में इन सब की कोई जगह नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में अध्ययन परिणामों पर निरीक्षणकर्ता के विचारों का और भावनाओं का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता है, या हम कह सकते हैं ये प्रभाव उस पर कम से कम होता है। और जब ये प्रभाव यानी कि पूर्व धारणा का, पक्षपात का, रुचियों का और घुलने मिलने का आदि का अगर प्रभाव कम से कम रहेगा तो कैसा रिजल्ट आएगा? रिजल्ट बहुत ही वस्तुनिष्ठ होगा, क्योंकि निरीक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? वैज्ञानिक तरीकों के द्वारा किया जा रहा है। वैज्ञानिक निरीक्षणों में एक समस्या के अध्ययन में चाहे कितने ही निरीक्षणकर्ता क्यों नहीं हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि समान परिणाम प्राप्त होते हैं। ये है हमारा निरीक्षण विधि का अंतिम महत्व। ध्यान से समझिए बच्चों कि वैज्ञानिक निरीक्षण जब भी किया जाता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति का या किसी भी समस्या का अगर वैज्ञानिक निरीक्षण किया जा रहा है तो फिर निरीक्षणकर्ता कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कितने भी निरीक्षणकर्ता हो, सभी निरीक्षणकर्ताओं को समान परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये परिणाम कैसे होंगे बच्चों? विश्वसनीय होंगे, शुद्ध होंगे, सार्वभौमिक होंगे और वैज्ञानिक होंगे। यानी कि इन सब शब्दों को जो कि हमने काम में लिया ना बच्चों कि परिणाम कैसा होगा, क्योंकि देखो बच्चों वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि एक निश्चित नियम और सिद्धांत का पालन किया जा रहा है। अगर निश्चित नियमों, सिद्धांतों के अंतर्गत किसी समस्या का अध्ययन निरीक्षण विधि द्वारा किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? वैज्ञानिक विधि कहेंगे। और यही वैज्ञानिक विधि अगर कितने ही निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा अपनाई जाए और समस्या का अध्ययन किया जाए तो प्राप्त होने वाले परिणाम कैसे होंगे बच्चों? प्राप्त होने वाले परिणाम होंगे समान, एक समान परिणाम सभी के द्वारा प्राप्त होंगे। तो इससे जो परिणाम प्राप्त होंगे वो विश्वसनीय होंगे, शुद्ध होंगे, सार्वभौमिक होंगे और इसीलिए हम इसको वैज्ञानिक परिणाम भी कह सकते हैं। तो अभी हमने बात की निरीक्षण विधि के महत्व के बारे में और अब हम बात करेंगे निरीक्षण विधि के दोष के बारे में।
निरीक्षण विधि के बच्चों कुछ दोष निम्न प्रकार से हैं कि निरीक्षण विधि का एक मुख्य दोष क्या है। एक मुख्य दोष यह होता है कि निरीक्षण करते करते प्रयोज्य के साथ इतने अच्छे संबंध स्थापित कर लेता है, जिसे कि हम कहें सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लेता है। तो इन अच्छे संबंधों के कारण निरीक्षणकर्ता की जो मनोवृत्ति होती है ना बच्चों, उसका प्रभाव और सौहार्दपूर्ण संबंधों का प्रभाव जो होता है वो इस अवस्था में प्रयोज्य पर पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में हम कहें कि निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्ति का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, निरीक्षण पर पड़ रहा है। जैसे कि बच्चों, हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, है ना, कि छोटे बच्चों के खेल के समूह का निरीक्षण करते करते हो सकता है कि निरीक्षणकर्ता उन बच्चों को इतना अधिक लगाव हो जाए, उन बच्चों से इतना अधिक प्यार हो जाए, वो बच्चे निरीक्षणकर्ता को इतने अधिक प्यारे लगने लग जाएं कि उन बच्चों में निरीक्षणकर्ता को कोई त्रुटि नजर ही नहीं आए। तो ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों की त्रुटियां और समस्याओं को ढूंढने में निरीक्षणकर्ता को बहुत ही अधिक कठिनाई होगी। तो सबसे पहली समस्या जो हमने बात की है कि प्रयोज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे कि निरीक्षक की मनोवृत्ति का प्रभाव निरीक्षण पर पड़ता है। निरीक्षण करता ही निरीक्षक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, जिसमें है कि प्रभाव तो पड़ता ही है बच्चों, लेकिन निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्ति और पक्षपातों का प्रभाव निरीक्षणों पर पड़ता है। कैसे? जैसे कि हमें कहते हैं ना, एक रामचरितमानस में आपने सुना होगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यानी कि भावना के अनुसार भगवान की मूर्ति में भी भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। यानी कि निरीक्षणकर्ता जो प्रयोज्य के बारे में सोचता है और जैसी मनोवृत्ति उसके बारे में बना लेता है और जो पक्षपात पूर्ण व्यवहार उसका बनता है, इन सब का प्रभाव निरीक्षण पर पड़ता है। और ऐसी विधि में फिर बच्चों क्या होता है कि परिणाम कैसे होते हैं? परिणाम विश्वसनीय और वैध नहीं होते हैं। जबकि समस्या का समाधान स्पेशली किस कंडीशन में बच्चों? स्पेशली उस कंडीशन में जबकि समस्या का समाधान या समस्या का अध्ययन अनियंत्रित निरीक्षण विधि के द्वारा किया जा रहा हो, यानी कि बिना किसी पूर्व योजना के किया जा रहा हो, यानी कि जो निरीक्षण करता है उस निरीक्षणकर्ता के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, या फिर जो वातावरण है वो प्राकृतिक वातावरण है जिस पर कि निरीक्षणकर्ता का कोई भी नियंत्रण नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में स्पेशली जो परिणाम निकलते हैं वो उस समय अधिक विश्वसनीय और वैध नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। परिणामों पर निरीक्षककर्ता के विचारों और भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। क्या सोच रहा है वो उस बारे में? जब परिणाम निकाल रहा है तो निरीक्षणकर्ता प्रयोज्य के बारे में क्या सोच रहा है? अगर वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल किया है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अनियंत्रित निरीक्षण विधि का के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है तो निरीक्षणकर्ता जो भी सोचता है, या फिर हमने जैसे सामूहिक की बात की थी, सहभागिता की बात की थी, इस विधि में निरीक्षणकर्ता स्वयं उस समूह में शामिल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में विचारों और भावनाओं का प्रभाव, किसके विचारों और भावनाओं का? निरीक्षणकर्ता के विचारों और भावनाओं का प्रभाव परिणामों पर पड़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि भिन्न भिन्न निरीक्षणकर्ता भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चों, ये होता है जबकि वैज्ञानिक निरीक्षण नहीं किया जा रहा हो। बात आप ध्यान से समझिएगा कि जब वैज्ञानिक निरीक्षण नहीं किया जा रहा है और अनियंत्रित निरीक्षण है, ऐसी परिस्थिति में जो अलग अलग निरीक्षणकर्ता होते हैं तो उनके परिणाम भी अलग अलग होते हैं। अगर परिणाम अलग अलग होते हैं बच्चों, तो उन परिणाम को हम विश्वसनीय और वैध नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो अप्रामाणिक होते हैं। उस समय
स्पेशली तब, कब, जबकि निरीक्षण बिना किसी पूर्व योजना के किया जाए। हमने पद पढ़े थे ना बच्चों निरीक्षण विधि के, तो निरीक्षण विधि के पद में सबसे पहला हमने पढ़ा था योजना। ठीक है, अगर बिना किसी योजना के ये कार्य कर लिया जाए, इस प्रकार का निरीक्षण कर लिया जाए, तो परिणाम अप्रामाणिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों कि मनोविज्ञान में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनके घटित होने का स्थान और समय निश्चित नहीं होता है। तो उस समय ये आवश्यक हो जाता है कि घटना घटित होते समय अध्ययनकर्ता वहां उपस्थित हो। लेकिन क्या ऐसा संभव है बच्चों? नहीं, क्योंकि हर समय अध्ययनकर्ता का प्रयोज्य के साथ रहना संभव नहीं होता है। तो कभी कभी कोई घटना घट जाए, अध्ययनकर्ता स्वयं उसे निरीक्षण नहीं कर पाए, ऐसी अवस्था में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि घटना घटित होने के स्थान और समय अगर निश्चित नहीं है, वहां पर अध्ययनकर्ता उपस्थित नहीं है, तो परिणाम वैध नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मनोविज्ञान की कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जिनकी प्रकृति कैसी होती है? अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब समझते हैं बच्चों? वो चीज जिसे आसानी से देखा और समझा नहीं जा सकता है, उसे हम अमूर्त कहते हैं। ठीक है ना? तो मनोविज्ञान में बच्चों क्या होता है, कई समस्याएं होती है, और उसमें से कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनकी प्रकृति की अमूर्त होती है। तो उनका जो अध्ययन है बच्चों, वो इस विधि द्वारा संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि प्रतिभा से रिलेटेड, कल्पना से संबंधित, भावों से संबंधित समस्याएं जो होती है ना बच्चों, उसे तो कोई कहे तभी समझा जा सकता है, उसे बिना कहे नहीं समझा जा सकता। कल्पना किसी की बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, जब तक कि वो बच्चा नहीं बताएगा, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। चाहे वो किसी भी विधि द्वारा हम जानने की कोशिश करें, तो कुछ समस्याएं बच्चों ऐसी होती है जो कि अमूर्त होती है, जो कि भावों से संबंधित, कल्पना से संबंधित और प्रतिमानों से संबंधित होती है। तो ऐसी समस्याओं का अध्ययन निरीक्षण विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने निरीक्षण विधि के दोष पढ़ा, और इसी के साथ यहाँ पर हमारी दूसरी विधि निरीक्षण विधि समाप्त होती है। पहली विधि हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम ध्यान है ना आपको, हम पढ़ रहे हैं बाल अध्ययन विधियां, और बाल अध्ययन विधियां में हमने पहली विधि पढ़ी थी क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, और दूसरी विधि हमने पढ़ी निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि आज यहीं समाप्त होती है। अगली बार में हम अगली विधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।